नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, शायद चाणक्य या मैकियावेली जैसे विचारक कहे गए होंगे कि पड़ोसी राज्यों के इरादों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, खासकर जब हम यूके और चीन के रिश्तों को देखते हैं। हाँ, और इसी संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में एक कह सकते हैं एक जासूसी विवाद ने काफी तूल पकड़ा है। मामला ये है कि चीनी सरकार के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोपी 2 लोगों पर चल रहा केस सरकार ने वापस ले लिया है। जी, और इस कदम में वहां की राजनीति में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मतलब मामला सिर्फ कानूनी नहीं रह गया है, पूरे तरह से राजनीतिक हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख को आधार बनाकर चल रहे हैं। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से, और जो लोग भी दुनिया में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, वो कौन लोग हैं जिन पर आरोप थे, कानूनी दावपेच क्या थे, खासकर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और दुश्मन की परिभाषा वाला मामला। और हाँ, ब्रिटेन में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं, यूके चीन के रिश्तों का बड़ा संदर्भ क्या है, और ये जो हमेशा की कशमकश रहती है, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक हित, इसमें संतुलन कैसे बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मामला था क्या, कौन लोग शामिल थे इसमें? हाँ, जरा विस्तार से बताइए। जरूर, देखिए इसमें 2 ब्रिटिश नागरिक आरोपी थे। एक है क्रिस्टोफर कैश, करीब 30 साल के। वो पहले एक जाने माने थिंक टैंक चाइना रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर है और संसद से जुड़े शोधकर्ता भी रहे हैं। अच्छा, मतलब संसदीय गलियारों से वाकिफ। और दूसरे हैं क्रिस्टोफर बेरी, 33 साल के। वो एक शिक्षक हैं और पहले चीन में काम भी कर चुके हैं। और आरोप क्या थे इन पर, मतलब किस तरह की जासूसी का शक था इन पर? ब्रिटेन का जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1911 का, उसके तहत आरोप लगे थे। कहा गया कि दिसंबर 2021 से फरवरी 2023 के बीच इन्होंने ऐसी जानकारी इकट्ठा की और शायद आगे पहुंचाई जो राज्य की सुरक्षा और हितों के लिए हानिकारक हो सकती थी। हानिकारक जानकारी, लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि क्या जानकारी थी। नहीं, पब्लिक डोमेन में ये साफ तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन कैश की पृष्ठभूमि देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये संसद की कार्यवाही या चीन से जुड़ी नीतियों के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी हो सकती है, पर यह सिर्फ अंदाजा है। और इन दोनों का क्या कहना था? दोनों ने ही शुरू से इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं। जाहिर है चीन की भी प्रतिक्रिया आई होगी। हाँ बिल्कुल, लंदन में जो चीनी दूतावास है, उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बदनामी बताया। कहा कि ये चीन की छवि खराब करने की कोशिश है। तो मामला शुरू से ही काफी तनावपूर्ण था। गिरफ्तारी हुई, आरोप लगे, केस चलने वाला था, लेकिन फिर अचानक सितंबर 2024 में केस वापस ले लिया गया। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ है ना? हाँ, यहीं से पहली प्रतिक्रिया तो यही आई कि भाई कहीं सरकार चीन को खुश करने के लिए तो पीछे नहीं हट गई, दबाव में आ गई। ऐसे आरोप तो लगे होंगे, खासकर विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं ने लेबर सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वो चीन के सामने नरम पड़ रहे हैं। लेकिन फिर सरकार की तरफ से जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस डीपीपी हैं, स्टीफन पार्किंसन, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की। अच्छा, उसमें क्या था, क्या वजह बताई उन्होंने? वजह काफी टेक्निकल और दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि इस केस का फैसला एक बिल्कुल अलग केस में आए कोर्ट के फैसले पर निर्भर कर गया। एक ऐसा केस जिसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था। वो शायद रूसी जासूसों से जुड़ा था। हैं? एक अलग केस का फैसला इस केस पर कैसे असर डाल गया, ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, ये थोड़ी कानूनी बारीकी है। देखिए, 2024 में ही एक और केस चल रहा था। उस केस में अदालत ने ब्रिटेन के बहुत पुराने कानून ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1911 के एक शब्द दुश्मन यानी एनिमी की कानूनी व्याख्या की। दुश्मन की व्याख्या 100 साल पुराने कानून की? हाँ, और अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत दुश्मन सिर्फ वही देश माना जाएगा जो अपराध के समय, मतलब जिस समय कथित जुर्म हुआ, उस समय यूके की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सक्रिय खतरा पेश कर रहा हो। ओह, अच्छा। तो मतलब ये साबित करना था कि जिस दौरान कैश और बेरी पर जासूसी का आरोप है, यानी दिसंबर 2021 से फरवरी 2023, उस खास समय में चीन ब्रिटेन के लिए इस कानूनी परिभाषा के हिसाब से दुश्मन था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष पर यह जिम्मेदारी आ गई कि वो कोर्ट में साबित करें कि हाँ, उस पीरियड में चीन वाकई दुश्मन की कैटेगरी में आता था। डीपीपी पार्किंसन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उन्होंने बहुत कोशिश की, सबूत ढूंढे, गवाहों से बात की, लेकिन वो इस बात के पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए कि उस खास अवधि में चीन कानूनी तौर पर दुश्मन था।
ये तो बड़ा अजीब है। मतलब हो सकता है सरकार मानती हो कि चीन खतरा है, लेकिन कानून के लिए उस टाइम फ्रेम का सबूत चाहिए था। हाँ, कानून तो अपराध के समय की स्थिति देखता है। तो जब वो सबूत नहीं मिले, तो डीपीपी ने कहा कि केस के सफल होने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए नैतिक और कानूनी तौर पर केस वापस लेना ही सही था। समझ गई। ये आरोपी के बेगुनाह होने का फैसला नहीं है, बल्कि केस चलाने लायक सबूत ना होने की बात है। बिल्कुल, पर राजनीति में तो चीजें इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। कानूनी वजह तो आ गई, पर राजनीतिक हंगामा तो मचा होगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने क्या कहा? प्रधानमंत्री स्टॉमर ने इसका ठीकरा पिछली कंजर्वेटिव सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी चीन नीति की नाकामी है कि वो उस समय चीन को ठीक से खतरा परिभाषित ही नहीं कर पाए। अगर वो कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। स्टॉमर का तर्क था कि प्रोसिक्यूशन तो अपराध के समय की स्थिति पर ही चलेगा ना। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या कंजर्वेटिव सरकार वाकई चीन को खतरा नहीं मानती थी? मुझे याद है, कुछ समय पहले उन्होंने चीन को लेकर कड़े बयान दिए थे। हाँ, यहीं पर बात और उलझ जाती है। स्टामर के इस दावे की आलोचना हुई। कंजर्वेटिव्स ने तुरंत याद दिलाया कि भाई, इसी साल 2024 में जब चुनावी डेटा पर साइबर हमले की बात आई थी, तब तत्कालीन पीएम ऋषि सुनक ने तो चीन को बाकायदा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी राज्य आधारित चुनौती कहा था। हाँ, कहा तो था। तो फिर ये विरोधाभास क्यों? वो इसलिए क्योंकि सुनक का ये बयान कथित अपराध की अवधि, जो फरवरी 2023 में खत्म हुई, के बाद आया था। कानून के लिए चाहिए था उस अवधि के दौरान का सबूत या घोषणा। अच्छा, तो ये टाइमिंग का खेल है। खतरा शायद महसूस हो रहा था, लेकिन कानूनी तौर पर उसे दुश्मन वाली कैटेगरी में डालने लायक सबूत या बयान उस वक्त नहीं था। कुछ ऐसा ही लगता है। और यहीं बहस शुरू होती है कि क्या बदलती हुई सुरक्षा धारणाओं और राजनीतिक बयानों को पिछली घटनाओं पर लागू किया जा सकता है, खासकर जब कानून अपराध के समय पर इतना जोर दे रहा हो। ये मामला दिखाता है कि राजनीति और कानून के बीच कैसे तनाव पैदा हो सकता है। ये तो हुई इस केस की बात। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें, यूके और चीन के रिश्ते आजकल हैं कैसे? क्या ये अकेला ऐसा मामला है या कुछ और भी चल रहा है? ये मामला बिल्कुल अकेला नहीं है। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यूके चीन संबंध पिछले कुछ सालों से लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। तनावपूर्ण क्यों? एक तरफ तो व्यापार भी चलता है। हाँ, वही तो मुश्किल है। एक तरफ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूके के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है। निवेश आता है वहां से। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ अविश्वास बहुत बढ़ गया है। मानवाधिकारों का मुद्दा है, हांगकांग का मसला है, ताइवान पर चीन का रुख है, और सबसे बढ़कर जासूसी और साइबर हमलों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। जासूसी की चिंताएं। क्या इस केस के अलावा भी हाल में कोई उदाहरण सामने आए हैं? हाँ, कई हैं। जैसे पिछले साल दिसंबर 2023 में खबर आई थी कि चीनी सरकार से जुड़े एक बिजनेसमैन ने ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी बना ली थी, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई थी। अच्छा। और अभी बिल्कुल ताज़ा मामला है। इसी हफ्ते सोमवार को यूके की जो घरेलू खुफिया एजेंसी है, MI5, हाँ, MI5। उन्होंने देश के नेताओं और अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, और उसमें साफ साफ रूस, चीन और ईरान का नाम लेकर चेतावनी दी है। क्या कहा है MI5 ने? उन्होंने कहा है कि इन देशों से जुड़े लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं ब्रिटेन के आर्थिक और सामरिक हितों को साधने की और उनके लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की। मतलब खतरा बिल्कुल वास्तविक माना जा रहा है। और सिर्फ जासूसी नहीं, शायद दूतावास वाला भी एक मामला था। हाँ, वो भी एक उदाहरण है तनाव का। चीन लंदन में यूरोप का अपना सबसे बड़ा दूतावास बनाना चाह रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने और कुछ नेताओं ने सुरक्षा और प्राइवेसी का हवाला देकर इसका इतना विरोध किया कि वो योजना फिलहाल ठप पड़ गई है। तो आप देख सकती हैं कि कई स्तरों पर तनाव है। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, जासूसी के आरोप, MI5 की चेतावनी, चीन को चुनौती कहना, और दूसरी तरफ व्यापार बढ़ाने की भी कोशिशें हो रही हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, लेकिन यही आज की हकीकत है। इससे ही कहते हैं सुरक्षा बनाम व्यापार का द्वंद्व। कोई भी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकती। MI5 की चेतावनी गंभीर है, लेकिन साथ ही चीन इतना बड़ा आर्थिक प्लेयर है कि उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लेना भी यूके की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खासकर ब्रेक्सिट के बाद। तो क्या व्यापारिक रिश्ते सुधारने की कोशिशें भी हुई हैं हाल में? हाँ, दिलचस्प बात यही है कि तनाव के बावजूद पिछले दरवाजे से या खुलकर भी बातचीत और व्यापार जारी रखने की कोशिशें हैं। जैसे अभी सितंबर में ही यूके के एक मंत्री पीटर काइल, जो व्यापार राज्य सचिव हैं, वो चीन गए थे।
अच्छा, हाल ही में? हाँ, और 2018 के बाद पहली बार यूके चीन जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमीशन यानी जेटको की बैठक भी हुई। इसमें व्यापार की रुकावटों और सहयोग पर बात हुई। तो मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि सुरक्षा अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह, दोनों को अलग-अलग संभाला जाए। बिल्कुल, और ये सिर्फ यूके नहीं कर रहा। दुनिया के कई पश्चिमी देश चीन के साथ इसी तरह का संतुलन बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो एक तरफ चीन की नीतियों की आलोचना भी करते हैं, सुरक्षा पर चिंता भी जताते हैं, लेकिन आर्थिक रिश्ते भी बनाए रखना चाहते हैं। ये तो बड़ी जटिल रणनीति है। हाँ, इसे कहते हैं रिश्तों को कंपार्टमेंटलाइज करना, मतलब अलग-अलग खांचों में बांटकर डील करना। सुरक्षा पर सख्त रहो, व्यापार पर व्यावहारिक। पर सवाल यही उठता है कि क्या यह हमेशा चल सकता है, खासकर जब जासूसी जैसे मुद्दे इन खांचों को धुंधला कर देते हैं। ये पूरी चर्चा जो लोग यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कई जरूरी बातें सामने लाती है। निश्चित रूप से यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस दिखते हैं, कैसे पश्चिमी देश चीन के उभार से डील कर रहे हैं, कैसे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तय होते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी है। जासूसी, साइबर खतरे, खुफिया एजेंसियों का रोल, पुराने कानूनों की नई व्याख्याएं। बिल्कुल। फिर कानून और शासन का एंगल है, कैसे कानूनी परिभाषा दुश्मन विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है। और अंदरूनी राजनीति भी है, कैसे विदेश नीति के मुद्दे घरेलू राजनीति में बहस का मुद्दा बनते हैं। तो मतलब सिर्फ खबर जान लेना काफी नहीं है, उसके पीछे के इन सब पहलुओं को जोड़कर समझना जरूरी है। हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यही करना होता है, सतही बातों से आगे जाकर विश्लेषण करना, कनेक्शन बनाना और बारीकियों को समझना। तो अगर हम आज की बात को समेटें, एक हाई प्रोफाइल जासूसी केस था जो एक कानूनी नुक्ते दुश्मन की परिभाषा की वजह से वापस लेना पड़ा। इस पर काफी राजनीतिक घमासान मचा। ये सब यूपे चीन के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में हुआ, जिसमें जासूसी की चिंताएं और MI5 की नई चेतावनियां भी शामिल हैं। और इन सब के बीच व्यापारिक रिश्ते बनाए रखने की एक नाजुक कोशिश भी जारी है। कुल मिलाकर बड़ी शक्तियों के साथ रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। शायद हमारे श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों में कानूनी तकनीकी वजहों से या परिभाषा की अस्पष्टता से कार्रवाई रुक जाती है, तो इसका देश की सुरक्षा क्षमताओं और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर क्या असर पड़ता है। और क्या आज के इस ग्रे जोन वाले माहौल में, जहां देशों के बीच सीधी लड़ाई नहीं होती पर दूसरे तरीकों से तनाव रहता है, हमें राज्य प्रायोजित खतरे को परिभाषित करने वाले अपने कानूनी तरीकों पर फिर से सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। हम अपने सभी श्रोताओं को और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को कहेंगे कि आज जिन मुद्दों पर बात हुई उन पर और विचार करें। आप इंडियन एक्सप्रेस का मूल लेख भी देख सकते हैं। जी, अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी गहन चर्चाएं सुन सकें, और कमेंट्स में अपने सवाल या विचार हमसे साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।